Okay, hello everyone. As you all are well, I am fine. Okay, so in the previous classes we have discussed about the four cases of columns. Okay, the columns fixity at the ends of the columns, according to which we have find out the some relations about the buckling load. Okay, the maximum load at which the buckling start, that is known as the buckling load. And in the previous classes we have defined the shape load, buckling loads. Okay, different types of loads related in the columns topic. Okay, after that we have discussed the Euler's theory in the column, which is related to the four conditions. Okay, by which we find out the relation of Euler's buckling load with the columns. Okay, so let me introduce first of all myself. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BVD and IIT Lucknow. Okay, so in this lecture we will discuss about the equivalent length of columns and some limitations of Euler's theory. In the previous class we find out the relations, four relations, from which we also find out the concept of equivalent length of column. Let's start. This is the introduction to solid mechanics, KC 402, your subject code. Module 4 and lecture number 7 of module 4. The concept of equivalent length. Okay, so equivalent length, what is equivalent length? It is a length of column at the time of the buckling. Okay, we know a general relation. Euler's load can be expressed as a P equal to pi square EI upon L E square by 2. ये जो L स्क्वायर आ रहा था, लेंथ जो आ रही थी, ये आपकी इक्विवेलेंट लेंथ आ रही थी. ओके, एक्चुअल लेंथ के साथ कैसे इसका हम रिलेशन निकालेंगे, और अगर उसी को पुट कर देंगे तो हर बार हमें चारों कंडीशन के लिए रिलेशन मिल सकता है. इससे तो आप फैमिलियर होंगे, प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था यूलर्स लोड. तो जो यूलर्स लोड का हमने डेरिवेशन किया था, इसको डिफाइन किए, उनका जो फार्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई, where L is referred to the equivalent length of the column, which takes into account the type of fixing of the ends. कि जो कॉलम्स होंगे, चार कंडीशन थी. एक में क्या था, दोनों ये एंड्स जो थे पिन जॉइंट्स थे, तो इस तरीके से आपका इसमें बकलिंग हो रही थी. दूसरी कंडीशन क्या थी, एक हमारा फिक्स एंड था और दूसरा फ्री था, तो उसमें बकलिंग इस तरीके से हो रही थी. तीसरे में क्या था, बोथ एंड्स आर फिक्स थे. और फोर्थ में क्या था हमारा, ओके, इसमें एक एंड फिक्स था और एक हमारा किया पिन जॉइंटेड था. तो ये ऐसे, सॉरी ऐसे, इस तरीके से, और इन पे लोड अप्लाई हो रहा. ओके, ये चार केस थे. चार केस के लिए जो हमने यूलर्स का फार्मूला निकाला था, फाइंड आउट किया था, तो वो आपको पता होगा. इसके लिए हमने यूलर्स लोड P इक्वल टू आपका कैलकुलेट किया था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर. इसके लिए हमने जो कैलकुलेट किया है एल स्क्वायर, नहीं, इसके लिए P की वैल्यू निकाली थी आपके लिए पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4 एल स्क्वायर. और इस थर्ड वन के लिए P इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर. और इसके फोर्थ के लिए आई थी आपकी पाई स्क्वायर 2 ई आई अपॉन एल स्क्वायर. ओके, ये चार कंडीशंस जो बन रही थी, चार कंडीशंस का जो आपका लोड कैलकुलेट किया था, यूलर्स लोड जो हमने कैलकुलेट किया था, वो चारों का अलग अलग ड्राइव करके टिका लेते हैं. ओके, इन चारों के डेरिवेशंस प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं. इस क्लास में हम देखेंगे कि यूलर्स का जो फार्मूला आपको दिख रहा है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई, तो अगर सभी में हम लेंथ की बात करें, अगर हम जनरल इसको बनाए, तो यहाँ पर एल लेंथ जो है उसको एल ई से डिवाइड, वो रिप्लेस करें तो क्या आएगा, एल ई इक्वल टू एल लेंथ के इक्वल है. सेकेंड में अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर करें
तो हमारा एल ई क्या हो जाएगा, एल ई अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, ये 2L के इक्वल। ओके, अगर इसको रिप्लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 4L स्क्वायर है तो 2L स्क्वायर करेंगे, तभी उसी को हमने 2L को अगर एल ई से रिप्लेस कर दिया। ओके, तीसरे में हम बात कर रहे हैं एल ई इक्वल टू, इसमें क्या करना होगा आपको, L अपॉन 2 से रिप्लेस करना होगा, और फोर्थ में इफेक्टिव लेंथ जो एक्चुअल लेंथ की होगी वो आपका L अपॉन अंडर रूट 2 से रिप्लेस करना है। अब देख लीजिए आप, इसी फार्मूले में जो आपका दिया गया है आइलर्स लोड कैन बी एक्सप्रेस जो दिया गया है, इसमें हमने P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई पान एल ई स्क्वायर, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ, ओके, इन कॉलम। और इस फार्मूले से हम चारों के लिए फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ का अगर इक्विवेलेंट लेंथ का रिलेशन पता हो तो चारों कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पर देखो गिवन है 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस के जो फार्मूले हैं वो सब इसी से आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट लेंथ को आपको रिप्लेस कर देना है एक्चुअल लेंथ के साथ रिलेशन। तो आपका इक्विवेलेंट लेंथ का जो एक्चुअल लेंथ के साथ रिलेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए दोनों इक्वल होते हैं। पहले में जब दोनों हमारे पिन जॉइंटेड थे, जब हमारा एक फ्री होता है तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बनता है कर्व, तो इसलिए ये डबल लेंथ हो जाती है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ये जो लेंथ बचती है ये हमारी बचेगी L/2 के इक्वल, और ये जो यहाँ पर जितना भी बकलिंग हो रही है L अपॉन अंडर रूट 2 के इक्वल हो जाएगी, और दिस वन इज द L के इक्वल ही टोटल हमारा बकलिंग हो रहा है, इलास्टिक जो कर्व का हो रहा है। तो इसमें अगर L की जगह L रख दो तो हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला मिल जाएगा, पहली कंडीशन। अगर हम 2L रख दें तो 4L स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा वाला मिल जाएगा आपको तुरंत रिलेशन फार्मूला। अगर हम इफेक्टिव लेंथ की जगह पर L/2, L एक्चुअल लेंथ उसकी है, L/2 रख दें तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर ही अपन L स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तीसरे की कंडीशन। फोर्थ की कंडीशन जब 1 इन फिक्स और एक फ्री आपका पिन है तो वहां पे L अपॉन अंडर रूट 2 रखेंगे तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई स्क्वायर ये L अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आपको उन चारों फार्मूलों को याद करने के लिए ध्यान रखेगा कि इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहां से आपके समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट लेंथ एक्चुअली है क्या, वो लेंथ जितनी बकलिंग के समय हमको लेंथ मिलती है टोटल। देखिए यहाँ पर टोटल ये है, अगर इसकी वर्टिकल लेंथ की बात करें तो वो L के बराबर ही है। यहाँ पर जब फ्री एंड था तो ये कम से कम कर्व ऐसे बनता है ओके, इतना बड़ा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली टोटल लेंथ जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ है। इस वाले में दोनों एंड फिक्स है तो थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो हमारा L/2 लेंथ तक ही वो वक्र का कर्व इलास्टिक कर्व बनता है, तो L/2 तक है वो लेंथ आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी। और इस वाले में एक से फिक्स है तो हल्का सा आगे जाकर तब ये हमारा वक्र किया, ऊपर से पिन है तो बिल्कुल वही शुरू हो गया, तो L अपॉन अंडर रूट 2। तो ये इस तरीके से आपका जो 4 कंडीशंस हैं, चारों की इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी और एक्चुअल लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, अगर उसको हम यूलर्स लोड फार्मूले में पुट कर दे तो चारों कॉलम के केसेस जो हैं उसके लिए आपको फार्मूला याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंड कंडीशंस गिवन है, यहाँ पे लिखा भी है। देखिए ये पहला वाला केस है जब बोथ एंड्स हिंज है, आपका लेंथ और इक्विवेलेंट एक्चुअल लेंथ के इक्वल है। देखिए यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है आपका, तो यहाँ पे लिखा गया इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। ओके, सेकेंड वन है आपका 1 एंड 6 एंड अदर इज फ्री, उसमें आपकी इक्विवेलेंट लेंथ 2L के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से कर्व बनता है, तो ये फिक्स होता है, जब एंड होता है तो इस तरीके से कर्व एंड होता है, तो इक्विवेलेंट लेंथ आपकी 2L के इक्वल होती है, वेयर L इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। थर्ड वन इज द, ये देखिए आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखा है, मतलब यहाँ तक तो ये कुछ डिफ्लेक्शन हो गई नहीं, इसमें बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये ऐसे अगर फिर यहाँ से इन्फ्लेक्शन शुरू होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, और इसी तरीके से यहाँ क्योंकि फिक्सिडिटी होता है, फिक्स होता है तो कुछ दूर तक तो ये उसकी बकलिंग को रोक लेता है, तो उसके कारण ये होता है। यहाँ पर जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम है L/2 के इक्वल, एंड इसमें फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका L नॉट इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट 2। तो ये 4 केस बने हैं, चारों केस की इक्विवेलेंट लेंथ एक्चुअल लेंथ के साथ क्या है ये यहाँ पर दिया गया, और आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट लेंथ क्या है। ओके, इक्विवेलेंट लेंथ बकलिंग के बाद जो कर्व बनता है वही आपको देखना है कि उस कितना कर्व आपका बकल हुआ है, वो लेंथ आपको निकालनी होती है, वो इक्विवेलेंट होती है। तो उन सभी का रिलेशन आपका, चाहे जो 4 फार्मूले मैंने ड्राइव किए हैं आप वहां से निकाल लीजिए इक्विवेलेंट और एक्चुअल लेंथ का
रिलेशन। उसके बाद में यूलर्स का जो फार्मूला है, अगर ये 4 रिलेशन आपको है तो उसमें यूलर्स के जो लोड का बकलिंग लोड का फार्मूला है उसमें आप इफेक्टिव लेंथ की जगह पर पुट कर दीजिए, तो चारों कंडीशन के लिए आपको पता चल जाएगा कि चारों कंडीशन में कौन कौन सा फार्मूला कैसे बनता है। तो ये फार्मूला यूलर्स का आपको याद रखना है केवल कि P जो ई है आपका क्या है, आपका पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, मतलब इफेक्टिव लेंथ। ओके, ये उनका जनरल फार्मूला है, यूलर्स का लॉन्ग कॉलम के लिए अप्लाई होता है। अब हम इसमें अगर चारों कंडीशंस आपको दी गई हैं कि बोथ एंड्स हिंज हैं, वो वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री है, बोथ एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स अदर हिंज है, तो उसमें हम क्या करें, इक्विवेलेंट लेंथ को एक्चुअल लेंथ के साथ आप या तो एक्चुअल लेंथ आप कैलकुलेट यहाँ से इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कीजिए, इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए और फिर पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। या आप चारों कंडीशन के लिए फार्मूला याद कर सकते हो और बना सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि एंड कंडीशन बोथ एंड हिंज, इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो आपकी एक्चुअल लेंथ के इक्वल होगी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ओके, यही हम बता रहे थे आपको। वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसी जो आपकी इक्विवेलेंट एल ई इक्विवेलेंट लेंथ 2l के इक्वल थी, तो हमारा फार्मूले में अगर पुट कर देंगे यूलर्स के, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ फार्मूले में रखना चाहते हो तो ये वाला फार्मूला आप लगा दो। इक्विवेलेंट लेंथ अगर रखना चाहते हो तो पहले इक्विवेलेंट लेंथ आपको फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करोगे, वो कॉलम के एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, उसके अकॉर्डिंग। तो आपका वन एंड फिक्स है, अदर एंड पिन ज्वाइंट है, तब आपका देखिए ये कंडीशन होगी, ये फार्मूला बनेगा। बोथ एंड फिक्स है, इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ बाई 2, और उसको रखेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। इन फार्मूले में हम एक्चुअल लेंथ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपको आईएलएस का फार्मूला याद है तो उसमें अगर इक्विवेलेंट लेंथ ही याद रखनी है, पुट करनी होती है, तो इक्विवेलेंट लेंथ आपको पहले फाइंड करनी होगी जो एक्चुअल लेंथ होगी। ओके, वेयर एल इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलम एंड एल ई इज टू बी कंसीडर एज द कैलकुलेटिंग आईएलएस बकलिंग लोड। ओके, समझ गए जी। अब लिमिटेशंस क्या है यूलर्स फार्मूला के आपके, कि जो एज्यूम्शंस थे क्या थे हमारे, कि स्ट्रट्स आर इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड इज एग्जैक्टली एक्सियल, ये आपका एज्यूम्शंस था। तो अब आप समझिए कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बिल्कुल ही आपने ये क्रॉस सेक्शन लिया, अब आपका इसी पॉइंट पर ही लोड लगे, तो ये एक्सियल होगा। आपका यहाँ भी हो सकता है, सेंट्रिक भी लोड हो सकता है। कॉलम की ये डिफिनीशन होती है, अगर होल्ड पूरी डिफिनीशन पढ़ेंगे तो यही होगा, इज अ लॉन्ग मेंबर वर्टिकल मेंबर्स ऑन विच सेंट्रिक और इसेंट्रिक लोड अप्लाइड। ठीक, एक्सियल ही बिल्कुल नहीं रहेगा कि उसके एक्सेस पे ही लगे, तो ये हमने एज्यूम करके चले थे कि उसके एक्सेस पे लेना, तो वही आपका लिमिटेशन हो जाएगा। देयर आर सम इसेंट्रिसिटी एंड इनिशियली कर्वेचर प्रेजेंट, ये चीज लिखी है कि जब हम बनाते तो उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, कुछ कर्वेचर हो सकता है हल्का सा, तो वो ही कह रहे हैं। और इसेंट्रिसिटी मतलब कि जब हम कोई कॉलम ये होगा उसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो बिल्कुल एक्चुअली उसके सेंटर पॉइंट पे ही नहीं होता, सेंट्रिक भी लोड होगा, हो सकता है वो थोड़ा उसके एसेंट्रिक भी हो। ओके, तो एग्जैक्टली नहीं उसमें होता है। तो डिफिनीशन यही कहती है, सेंट्रिक और इसेंट्रिक बोथ एक्चुअली फोर्स अप्लाइड होता है, लेकिन वो हमने एज्यूम करके चले थे। इसमें जब कॉलम की थ्योरी के एज्यूमशन पढ़े थे यूलर्स थ्योरी, तो उन्होंने कहा था कि वो हमेशा एक्चुअली सेंट्रिक होना चाहिए, कुछ इसेंट्रिसिटी भी हो सकती है और बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत कर्वेचर होते रहता है, माइनर। इन प्रैक्टिस स्ट्रट सफर्स अ डिफ्लेक्शन बिफोर अ क्रिपलिंग लोड, और देखा गया है कि प्रैक्टिकली कि स्ट्रेस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ बकलिंग पहले ही, बकलिंग लोड से पहले ही कुछ ना कुछ उनमें रहती, जबकि हम लोगों ने अभी बिल्कुल बात की है कि वो मैक्सिमम लोड पहुंच जाए उसके बाद ही बकलिंग, जब बकलिंग लोड होगा तभी बकलिंग होगी, उससे पहले नहीं। स्ट्रट में ये चीज देखी गई है। ओके, उसके बाद में द वैलिडिटी ऑफ यूलर्स थ्योरी इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट फेलियर्स इज ड्यू टू बकलिंग। द आइलर्स फार्मूला इज क्रिपलिंग लोड के लिए ये लिखा है। इसमें ये देखिएगा I इक्वल टू ए के स्क्वायर है, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आप देखेंगे, और इसको हम L अपान के की जो वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो, इसको हम अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो आपका जो है। ओके, तो ये वाला कर्व जो है स्लेंडरनेस रेशियो देखिए, तो स्लेंडरनेस रेशियो है क्या, इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉलम एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ कॉलम और रेडियस ऑफ गायरेशन, के से डिनोट की गई है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होती है, कोई भी हमने मेंबर लिया, इसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई आपको पता है,
ओके, तो उतना ही अगर हम यहाँ पर एक कोई रिंग बनाए और उसके सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, उतनी ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और सारा लोड इसके हम सरफेस सर्कमफेरेंस पर ही अप्लाई कर दें, तो वो जो सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होगी, जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये के से डिनोट कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे लिखा गया है। वो के होता है आई अपान ए, वो आई अपान ए होता है, और एल अपान के लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन को हम रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। आप ये चीज देख सकते हैं। ओके, डेफिनेशन याद कर लीजिए। ओके, ये कॉलम बना है, इसकी आप ये चीज देख लीजिए, स्लेंडरनेस रेशियो इस वाले कॉलम में, और ये सारी चीजें जो लिखी बता चुकी हैं अभी, आप लिख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।